Hello everyone. Today we are going to start our second part of economics, that is uh, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, ये आपके 15th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सेकेंड पार्ट है. हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं: सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, ये 3 टाइप के सेक्टर्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे. अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. People engage in different kinds of economic activities to produce a large variety of goods and services. If we want to know the total production of any country, we have to add all the goods and services produced in that country. But adding all these goods and services is a difficult and complicated task. We could make a list of all the goods, but it will still be difficult to calculate their total quantity because we use different units to measure different goods and services. देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानना है तो वो कंट्री कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और जो सर्विसेज दे रही है, उनका जो टोटल उन दोनों का ही क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन और जो सर्विस है, दोनों को जब मिला दिया जाएगा तब एक कंट्री के ग्रोथ के बारे में या एक कंट्री के प्रोडक्शन के बारे में, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं. लेकिन होता ये है कि सारे गुड्स और सभी सर्विसेज को एक साथ मिलाना एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क रहता है. क्या हो मतलब एक्चुअल में जो गुड्स और सर्विसेज रहते हैं उसको कैलकुलेट करना, उनकी टोटल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. क्योंकि गुड्स का जो यूनिट है वो अलग रहता है और सर्विसेज का जो यूनिट्स है वो क्या होता है, अलग होता है. जैसे गुड्स है तो आपके क्या है, केजी, टन, ये सब में मेजर होंगे. सर्विसेज का मेजरमेंट्स का जो यूनिट है वो भी दूसरा होता है, जिसकी वजह से ये दोनों को मेजर कर पाना, एक साथ मेजर कर पाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिया है, देखते हैं वो क्या है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मनी इज़ यूज्ड एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. वी फाइंड द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. इफ़ 500 kg of sugar is sold at ₹30 per kg, the total value of sugar is 15,000. Similarly, the value of 100 liters of milk at ₹30 per liter is ₹3,000. If a doctor charges 5,000 for an eye operation, the value of 10 operation will be 50,000. To calculate the total value of this 3 goods and services, complete the table given. ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया है कि ये जो डिफ़िकल्टी है, ठीक है, दोनों के मेजरमेंट में, गुड्स और सर्विसेज को मेजर करने में जो डिफ़िकल्टी होती है उसका जो क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ से मेजर किया जाता है उनको, तो पैसे से मेजर किया जाता है, मनी से मेजर किया जाता है. कैसे? तो सपोज कर लेते हैं कि पर केजी शुगर, ठीक है, शुगर पर केजी जो है 30 रुपये में बिकता है, तो 500 केजी कितने में बिकेगा, 15,000 में. उसी तरीके से 100 लीटर्स ऑफ मिल्क अगर है और 1 लीटर मिल्क जो है वो 30 रुपीज़ में मिल रहा है, तो 100 लीटर आपका मिलेगा 3,000 में. उसी तरीके से ये सर्विसेज का भी क्या होता है, जैसे ये क्या हो गया, आपका गुड्स हो गया. 1 किलो शक्कर 30 रुपये मिल रहा है, तो 500 किलो शक्कर आपका 15,000 में मिलेगा. ये आपका क्या होगा, ये गुड्स हो गए. उसी तरीके से सर्विसेज कैसे चार्ज की जाती है, जब कोई एक डॉक्टर, ठीक है, कोई एक डॉक्टर सपोज कर लेते हैं कि आई का ऑपरेशन करता है, आई सर्जरी करता है, तो उसको 5,000 रुपये एक ऑपरेशन के मिलते हैं. तो 10 ऑपरेशन के उसके पास कितने पैसे हो गए, 50,000 रुपये. ठीक है, तो ये आपका सर्विस मेजर करने का टेक्निक हो गया. जिस तरीके से सर्विस मेजर की जाती है वो, वैसे ही आपका मंथली इनकम जो होता होगा लोगों का, वो चीज़ को मेजर किया जाता है किसी भी प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए. ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ये जो ऊपर में जो आपको बताया गया है इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये है. In this example, we added the value of the 3 goods and services to calculate the total production. But how do we add the value of all goods and services to calculate the total production of a country? In some cases, the goods are used to produce other goods. So it is not necessary to calculate the value of all the goods and services that are produced and sold. We need to calculate the value of only the final goods and services that we use or consume. The following example illustrates how this is done. अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाँ, जैसे कि हम लोग कोई एक चीज़ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ होते हैं.
लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट में उस सभी चीज़ों की वैल्यू क्या होती है, ऐड होके हम लोगों को मिलती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कर लेते हैं कि आप क्या करते हैं, चाय बना रहे हैं। ठीक है, चाय बना रहे हैं तो उसमें आपको अलग अलग चीज़ें लगेंगी, जैसे कि दूध लगेगा, आपको चाय पत्ती लगेगी, शक्कर लगेगा, पानी लगेगा। ठीक है, आप अदरक या इलायची डाल रहे हैं वो लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सभी चीज़ का कॉस्ट जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जब चाय जो चाय वाला है, जो चाय आपको बेच रहा है, वो क्या करता है, उस सभी चीज़ का कॉस्ट उसमें इंक्लूड कर कर उसको बेचता है। तो हर एक चीज़ का अलग अलग पार्टिकुलर कॉस्ट को हम लोग मेजर नहीं करते हैं जीडीपी, मतलब जब हम लोग अपना टोटल प्रोडक्शन, किसी भी कंट्री का जो टोटल प्रोडक्शन होता है उस चीज़ में इस चीज़ को हर पार्ट की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता, उसके फिनिश्ड प्रोडक्ट का की जो वैल्यू रहती है उसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया, अलग अलग आपका, अगर आप एक चाय बना रहे हैं तो क्या होता है, अलग अलग आपको चीज़ें लगती हैं, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपका, तो एक कप चाय आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो एक कप चाय आपको कितने रुपए में मिली, 7 रुपये में मिली, या 10 रुपये में मिली, या 5 रुपये में मिली। ठीक है, तो वो आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो उसी फाइनल प्रोडक्ट को ही क्या किया जाता है, उसी चीज़ के लिए मेजर किया जाता है, उसी चीज़ के हिसाब, उसी फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से जो कैलकुलेशन है प्रोडक्शन का वो किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। अ फार्मर सेल्स 100 kg ऑफ पैडी टू अ राइस मिल एट द रेट ऑफ 10 per kg. The total selling price of the paddy is ₹1,000. The farmer uses his own seeds to grow the paddy. The rice mill produces 60 kg of rice from the 100 kg of paddy. It sells this rice to a shopkeeper at the rate of 20 per kg. So the total value of the rice is rupees 1200. The shopkeeper produces 55 kg of puffed rice murmure and sells it at ₹50 per kg to his customers. ठीक है, देखो यहाँ पर आपको बताया है कि सपोज करते हैं कि एक फार्मर जो है वो क्या कर रहा है, 100 kg पैडी, ठीक है, 100 kg पैडी जो है वो राइस मिल को दे रहा है। पैडी मतलब जो आपका जो धान होता है ना, वो है आपका पैडी। ठीक है, तो 100 kg पैडी जो है वो एक किसी राइस मिल को दे रहा है पर केजी 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, पर केजी 10 रुपये के हिसाब से वो 100 kg दे रहा है। तो उसका टोटल इनकम क्या हो गया, 1000, सॉरी हाँ, टोटल इनकम उसका क्या हो गया, 1000 उसको क्या मिल गया, पैसे उसको मिल गए। ठीक है, अब उसने क्या किया, जो फार्मर है उसने पैडी लगाने में भी खर्चा किया होगा, राइस को ग्रो करने में भी खर्चा किया होगा, उसमें अलग अलग चीज़ें क्या हुई होंगी, इन लगी होंगी। जैसे कि आप फार्मिंग अगर हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, सीड्स डालने लगेंगे, उसमें पानी वगैरह, इन सभी का वो करने के बाद में उसको क्या मिल रहा है, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। अब जो राइस मिल वाला है, ठीक है, जो राइस मिल जो ओन कर रहा है वो क्या कर रहा है, 100 kg पैडी से 60 किलो क्या बना रहा है, राइस बना रहा है। ठीक है, 60 kg उसने राइस बना लिए। अब 60 kg राइस बनाने के बाद उसने क्या किया, शॉपकीपर को बेच दिया वो 20 kg 20 पर केजी के हिसाब से। ठीक है, देखिए उसने क्या है, 10 रुपये पर केजी में फार्मर से खरीदा और 20 रुपये पर केजी के हिसाब से शॉपकीपर को बेच दिया। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट यहाँ पर उसने इंक्लूड कर लिया, जैसे कि 10 रुपये उसने पैडी खरीदने में लगाए थे और जो भी उसने राइस मिल में प्रोड्यूस किया, ठीक है, राइस जो प्रोड्यूस किया उसका भी उसने पैसा क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। ठीक है, उसके बाद में उसने 20 रुपये पर केजी के हिसाब से 60 kg उसने क्या किए, शॉपकीपर को दिए। तो इसका टोटल क्या होगा, 1200 रुपये, 1200 रुपये इसका हो जाएगा। अब उसके बाद में जो शॉपकीपर है उसमें जो उसको 60 kg जो राइस मिला उसमें से उसने 55 kg का क्या बना दिया, मुरमुरे बना दिए। ठीक है, 50 kg राइस का मुरमुरे बना दिए और उसके बाद में वो जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को 50 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या दे रहा है, उस मुरमुरे को दे रहा है। मतलब उसने 20 रुपये पर केजी के हिसाब से किससे खरीदे, राइस मिल ओनर से खरीदे और खुद वो कितने रुपए में बेच रहा है, 50 रुपये में बेच रहा है। उसमें 50 और 20 में इसमें जो डिफरेंस है उसमें वो उसने क्या किया, मुरमुरे बनाने में जो उसका कॉस्ट लगा वो भी उसमें इसने इंक्लूड करके कस्टमर को बेचा, इंक्लूड भी किया और साथ में अपना प्रॉफिट भी क्या किया, उसने इंक्लूड करके कस्टमर को ये बेचा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आप क्या करो, जो यहाँ पर से जो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो एंड में क्या बन रहा है, मुरमुरे बन रहा है, मुरमुरा बन रहा है।
तो उसमें उसने क्या किया, यहाँ पर से आप डायरेक्ट प्राइस को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्शन को अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मुरमुरे जो बन रहे हैं जो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से शॉपकीपर जो है वो कस्टमर को दे रहा है, उसी का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट किया जाएगा। In this example, the paddy is converted to puffed rice, which is the final product that reaches the end customer. Paddy and rice are therefore the intermediate goods for the shopkeeper. The value of intermediate goods is included in the value of the final product. The value of the puffed rice, the final product, is rupees 2,750, and the value of intermediate goods is rupees 1,000 for paddy and rupees 1,200 for rice. These values are already included in the price of the final product. So it is not correct to add the values of paddy, rice and puffed rice. Adding the values of the same thing in different forms would be double the counting. ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही एग्जाम्पल बताया है कि इसमें लास्ट का जो प्रोडक्ट था वो क्या था, आपका मुरमुरे था, और जो इनिशियल प्रोडक्ट था वो क्या था, आपका पैडी था। तो पैडी और सबसे पहले पैडी बना, फिर पैडी से राइस बना, और फिर राइस के बाद में फिर वो क्या हुआ, मुरमुरे जो है वो बन गया। ठीक है, तो जो पैडी और राइस थे वो क्या हो गए, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। ठीक है, शॉपकीपर के लिए वो क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। अब अगर मान लेते हैं कि हर बार जब जो पैसे इंक्लूड हो रहे थे उसको हम लोग क्या करते, कैलकुलेट करते हुए आते। ठीक है, कैलकुलेट करते हुए तो मतलब राइस का जो प्रोडक्शन था उसमें जो पैसे मिले वो कैलकुलेट करते, पैडी का जो प्रोडक्शन था उसमें जो पैसे मिले वो कैलकुलेट करते, फिर राइस के प्रोडक्शन में जो पैसे लगे वो भी कैलकुलेट करते, फिर मुरमुरे बनाने में जो पैसे लगे वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाता, जो अमाउंट है, जो फॉर्म्स है वो क्या हो जाते, डबल हो जाता, काउंटिंग जो है वो क्या हो जाती, डबल हो जाती, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट को ही क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता। अब देखते हैं कैलकुलेटिंग टोटल प्रोडक्शन बाय द वैल्यू एडेड मेथड। अब यहाँ पर आपको बताया है कि वैल्यू एडेड मेथड से किस तरीके से जो टोटल प्रोडक्शन है वो कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, वही आपका जो प्रोसेस है उसी को आपको टेबल फॉर्म पे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पैडी बनाने में आपको क्या लगे, 1000 पैडी जो बेचा, जो फार्मर ने जो बेचा वो क्या है, 1000 रुपये में बेचा। उसका जो इंटरमीडिएट गुड्स था वो क्या था, उसने एक भी रुपये क्या है इस चीज़ में खर्च नहीं किए। क्यों नहीं खर्च किए, क्योंकि उसने जो सीड्स लगाए, ठीक है, वो क्या थे, उसके खुद के थे, तो उसने एक भी खर्च नहीं किया सीड्स के लिए, तो उसने 1000 रुपये क्या किया, कमाया उस चीज़ से। अब जो राइस मिल वाले थे उसने वो चीज़ क्या है 1000 रुपये में खरीदी, और उसके बाद में फिर उसने जो राइस उसको बनाया तो उसको 1200 रुपये मिला। तो इसमें उसको प्रॉफिट कितना हो गया, तो 200 रुपये का उसके पास में जो प्रॉफिट है वो आया। फिर यही क्या हो रहा है आपका, जो पफ्ड राइस बनाने में जो उसको पैसे मिले, ठीक है, 1200 रुपये उसने क्या किया, राइस मिल से ख़रीदा, और उसके बाद में फिर उसको बेचा, तो क्या हो गया आपका 2750 रुपीज़ हो गए। इसमें जो 15,550 है, ठीक है, ये क्या है उसका पैसे हो गए। ठीक है, उसके पास में जो एक्स्ट्रा पैसे आए वो हैं ये। अब इन सभी चीज़ को कैलकुलेट करने के बजाय उन्होंने क्या किया, जो एक्चुअल पैसे जो थे सिर्फ उसी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसमें कितना उसने खर्च किया और कितना उसको मिला, ये सब को माइनस करने के बाद क्या हुआ, पैडी का जो आंसर है वो क्या 1000 हुआ। उसी तरीके से उसने राइस मिल ओनर ने राइस कितने में ख़रीदा और उसको पैसे कितने मिले वो हुआ, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, जो उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो क्या हो गया 200 आया। उसी तरीके से यहाँ पर भी 1200 में और यहाँ पर 2750 में उसमें से माइनस किया, तो यहाँ पर आ गया आपका 1550। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जो टोटल वैल्यू प्रोडक्शन है, ठीक है, जो कैलकुलेट हो गया वैल्यू प्रोडक्शन में जो कैलकुलेट होगा वो है आपका 2750 रुपीज़। In this table, the value is added at each stage. In the first stage, the value added to paddy is rupees 1000 since the farmer owns the seed and does not have to buy them. In the second stage, the rice mill paid rupees 1000 for the paddy and sold the rice for rupees 1200. In this stage, the value added is rupees 200. In the third stage, the shopkeeper bought the rice for rupees 1200 and sold the puffed rice for rupees 2750, and the value being added being rupees 1550. In this way, some value is added to things at every stage of production. This is called value addition. This method avoids double counting to calculate the value of total production. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ऊपर में वही चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी हुई है।
अब यहाँ पर देखो उसने क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, पैडी जब उसने क्या राइस मिल में दिया तो उसको 1,000 रुपये मिले, और उसने क्योंकि एक भी पैसे उस चीज़ में सीड्स में खर्चे नहीं किए, ठीक है, जो उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, जो फार्मर है उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, वो उसका सीड है, तो इसमें उस सीड खरीदने के लिए उसने एक भी पैसे खर्च नहीं किए, इसलिए उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट नहीं हुआ यहाँ पर, आपका 1,000 रुपये क्या है उसको मिला। सेकेंड स्टेज में जो राइस मिल ओनर है उसने 1,000 रुपये में पैडी को खरीदा, और उसको बनाने के बाद में उसको क्या हुआ, 1,200 रुपये उसको मिला। तो उसके पास में जो वैल्यू एडेड था, ठीक है, वो क्या, उसको जो एक्स्ट्रा जो उसको पैसे मिले वो क्या थे, 200 रुपये थे। उसी तरीके से 1,200 रुपये में उसने क्या है, शॉपकीपर ने राइस को खरीदा, और फिर उसके बाद मुरमुरे बनाने के बाद में उसने जब बेचा तो उसको कितना मिला, 2,750 रुपीज़ उसके पास में मिला। जब आप इसको माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे क्या मिले, मतलब जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से उसको मिला पैसे, और बेचने के बाद में जो पैसे मिले उनको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक अलग से वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों को माइनस करने पर तो आपको उसकी वैल्यू क्या है, आपका 1550। तो ये जो एडिशन हो रहा है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एडिशन हो रहा है, जैसे कि 200 रुपये यहाँ पर राइस मिल ओनर को मिला और 1,550 रुपये जो है वो शॉपकीपर को मिले, उसी तरीके से 1,000 रुपीज़ क्या है फार्मर को मिले। तो ये जो प्रोडक्शन है, ठीक है, ये जो उसको पैसे मिल रहे हैं उसी को बोला गया है आपका वैल्यू एडिशन, ठीक है। और यही मेथड को किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ताकि डबल काउंटिंग ना हो। जो भी प्रोडक्शन है, जो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं वो यहाँ पर क्या हो जाए, हम लोग को टोटल प्रोडक्शन का पता लगाने में हेल्प करें, ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।